हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित यादव और आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल टॉपर बनो में। दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 2 का जो हमारा टॉपिक है द रशियन रिवॉल्यूशन। पहला टॉपिक जो हमारा था सोशलिज्म इन यूरोप, जो हमारा टॉपिक था उसे तो हम कवर कर चुके हैं। अभी हमारा दूसरा पार्ट जो है हमारे चैप्टर का वो स्टार्ट हो चुका है, द रशियन रिवॉल्यूशन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रशिया में रिवॉल्यूशन कौन कौन से हुए थे। तो देखिए रशिया में दो रिवॉल्यूशन हुए थे, दो मुख्य रिवॉल्यूशन हुए थे जो हुआ था। देखिए रेवोल्यूशन तो स्टार्ट हुआ था, रेवोल्यूशन की बात करें कि रेवोल्यूशन अगर आपसे कोई पूछता है कि रशिया के आप रेवोल्यूशन को कब से कब तक मानते हैं, तो आपको मेरे हिसाब से 1905 से लेके 1970 के बीच में कई सारे रिवोल्यूशन हो गए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कि 1905 से ही रिवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन मेन रिवोल्यूशन माने जाते हैं 1917, फरवरी 1917 का रिवोल्यूशन और अक्टूबर 1917 का रिवोल्यूशन। इन सभी के हम बारे में पढ़ेंगे और 1905 में भी जो रिवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो 1970 में जो रिवोल्यूशन हुआ था उससे वहाँ की मोनार्ची को हटा दिया था, तो मतलब कि राजा को हटा दिया गया था। और जो अक्टूबर में रिवोल्यूशन हुआ था उससे वहाँ के जो सोशलिस्ट थे, रसिया में जो सोशलिस्ट थे वो गवर्नमेंट को अपने अंडर में कर लिए थे। सोशलिस्ट अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि सोशलिज्म कैसे यूरोप में अपना जड़ फैला रहा था और कई सारे सोशलिस्ट आ रहे थे, कई सारे पार्टी बन रहे थे उन्हें सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1940 में रशिया का एम्पायर कैसा था। तो ये जो हमारा एक टॉपिक है, 1940 में रशिया का एम्पायर कैसा था, द रशियन एम्पायर इन 1914। तो देखिए रशिया का एम्परर जो एम्परर था वो था सार निकोलस सेकेंड या फिर आप जार निकोलस सेकेंड भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सार निकोलस सेकेंड जो था वहाँ का रशिया का राजा था 1940, जब मतलब कि जिस समय रेवोल्यूशन हुआ, इस तरह से याद कर सकते हैं कि रशिया का राजा जो था जिस समय रिवोल्यूशन हुआ उसमें रशिया का राजा सार निकोलस सेकेंड था। सेकेंड याद रखिएगा, केवल जार निकोलस करते हैं तभी आपका गलत हो जाएगा, तो इसलिए सार निकोलस सेकेंड पूरी अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, इस समय का जो प्रेजेंट दिन में फिनलैंड, लेटविया, लिथुनिया, इस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, ये सब जो पार्ट हैं जो कि अब अलग कंट्री बस बन चुके हैं, ये सारे जो कंट्री हैं ये रशिया के एम्पायर में ही आते थे। ठीक है, रशिया के एम्पायर में ही आते थे। आज के समय में जो लेटविया है, लिथुनिया है, इस्टोनिया है और कुछ पार्ट जो पोलैंड का था, यूक्रेन का भी कुछ पार्ट था और बेलारूस, जॉर्जिया का भी, अजरबैजान के भी कुछ पार्ट जो थे वो रसिया के अंदर ही आते थे। ठीक है, और अगर वहाँ की मेजोरिटी रिलीजियंस की बात करें, मतलब कि किस धर्म के ज़्यादा लोग रहते थे, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखना मतलब कि छूट गया है कि मेजोरिटी रिलीजियंस जो थी वो थी रशियन ऑर्थोडॉक्स की, रशियन ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, रशियन ऑर्थोडॉक्स थी, रशियन ऑर्थोडॉक्स थी। और रशियन ऑर्थोडॉक्स थी वहाँ की मेजोरिटी थी, मतलब कि वहाँ के नेटिव्स थे वहाँ। और उसके अलावा जो थी कुछ अलग मतलब कि धर्म के लोग भी रहते थे, जैसे कि कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम, बुद्धिस्ट। यहाँ पर इमेज थोड़ी क्लियर नहीं आई है पर कोई बात नहीं, वैसे क्लियर थोड़ा सा पता चल जा रहा है, इसके बाद अच्छा है। तो यहाँ पर क्लियर अच्छा नहीं आ पाया इसलिए सॉरी, पर यहाँ से आपको देख सकते हैं इजली। तो देखिए जो मेजोरिटी रिलीजियंस थी, मतलब कि जो वहाँ की मेजोरिटी रिलीजियंस थी, जो वहाँ पर ज़्यादा जिस धर्म के लोग ज़्यादा रहते थे वो थे रशियन ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम और बुद्धिस्ट धर्म के भी लोग वहाँ पर रहते थे। ठीक है, ये तो बात हो गया कि रशिया के एम्पायर के बारे में और वहाँ के धर्म के बारे में। ठीक है, रिलीजियंस के बारे में। अब बात करें कि रसिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी उस समय 1914 तक। रसिया के इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि आप कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी, ये सब 20th सेंचुरी चल रहा है, यानी कि 20th सेंचुरी में रसिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। तो देखिए एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमिक, मतलब कि रसिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमिक कंडीशन थी। और वहाँ के लगभग 85% पीपुल जो थे, 85% रसिया के पीपुल जो थे वो खेती पर निर्भर थे, खेती करके अपना गुजारा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब कि अगर कोई पूछा कि 19th सेंचुरी में मतलब कि इकोनॉमिक कंडीशन बताइए रसिया का, तो आप कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी में जो रसिया की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमिक कंडीशन थी। और लगभग 85% तक लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर थे। और वहाँ की ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ थी, वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ थी कुछ ही नंबर में, मतलब कि कम ही इंडस्ट्रीज़ थी। और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी वो मतलब कि यस्टी पीटर्सबर्ग और मॉस्को, यहाँ पर जगह है, ये दोनों जगह याद रखिएगा, यस्टी पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ये दो जगह थी या सिटी थी वहाँ की।
और रसिया की, जहाँ पर ये इन्हीं जगहों पर जो कुछ इंडस्ट्रीज थी रसिया की, वो सारे इंडस्ट्रीज यहीं पर इन्हीं जगह पर थी, ठीक है, इन्हीं जगह पर थी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इंडस्ट्रीज वर वेरी फ्यू इन नंबर, मतलब कुछ ही इंडस्ट्रीज थे और जितना भी इंडस्ट्रीज थी लगभग यस्टी पीटर्सबर्ग और मॉस्को के अंदर में ही थी। अब देखिए 1890 में, जब 1819 में मैंने बताया कि 19वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, हम पीछे पड़ चुके हैं, ये 1819 भी तो 19वीं सेंचुरी में ही आएगा। तो 1819 में जब मतलब कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, मतलब कि जब रेलवे एक्सपेंड हुए, मैंने बताया था कि रेलवेज एक्सपेंड हुए, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, दूसरे कंट्रीज़ के लोग दूसरे कंट्रीज़ में जाकर मतलब कि व्यापार शुरू कर दिए, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। तो इसकी वजह से रसिया भी दूसरे कंट्रीज से कनेक्ट हो गया और वहाँ का मतलब कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो आया था वो रसिया में आया था, और जिसकी वजह से रसिया का जो कोयल प्रोडक्शन है वो 2 गुना बढ़ गया, ठीक है। पिछले मतलब कि पीछे जितना प्रोडक्शन होता था उससे 2 गुना जो है रसिया का प्रोडक्शन बढ़ गया। आयरन और स्टील की बात करें तो वो 4 गुना उसमें वृद्धि हुई, और मोस्टली इंडस्ट्रीज जो थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, जिसकी वजह से जितना भी प्रॉफिट हुआ वो इंडस्ट्रीज के ऑनर को हुआ, और मतलब कि वही अमीर पे अमीर होते गए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहानी यहाँ पर क्या चल रही है। यहाँ पर देखिए मतलब कि अभी हम इकोनॉमिक कंडीशन में ही बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक कंडीशन में मैंने आपको कौन कौन पॉइंट याद रखे हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमिक कंडीशन थी, 85% तक लोग एग्रीकल्चरिस्ट पर निर्भर थे, और जो इंडस्ट्रीज थी वो कुछ ही थी, और वो सारी जो इंडस्ट्रीज थी वो यस्टी पीटर्सबर्ग और मॉस्को में ही थी। और जब 19 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान रेलवे जब एक्सपेंड हुई तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, जिसकी वजह से कोयल का प्रोडक्शन 2 गुना बढ़ गया था, और आयरन का प्रोडक्शन जो है 4 गुना बढ़ गया। और ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होने की वजह से वर्कर्स को ज़्यादा फ़ायदा ना होके उनके ऑनर्स को हुआ, और ऑनर्स ने अपने वर्कर्स के जो थे वेजेस सेट का मतलब कि एक निश्चित रखे थे, जिसकी वजह से वो तो गरीब के गरीब ही रह गए, लेकिन जो ऑनर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गए, ठीक है। प्रॉफिट ओनली गोज टू दी ऑनर ऑफ दी इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से वर्कर्स को क्या होता था, वर्कर्स को मतलब कि केवल परेशानियां उठानी पड़ती थी, उनकी कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो लॉन्ग वर्किंग, क्या क्या परेशानियां थी, प्रॉब्लम्स क्या थी वर्कर्स को, लॉन्ग वर्किंग आवर अप टू 15-15 घंटे काम करते पड़ते थे। अब जाहिर सी बात है जब मतलब कि प्रोडक्शन के लिए मतलब कि ज़्यादा डिमांड आने लगेंगे तो ज़्यादा समय तक काम करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से 15-15 घंटे तक काम करने पड़ते थे, और एक कमरे में लोग बंद रहते थे, ठीक है। एक कमरे में बहुत सारे वर्कर्स जो थे एक साथ रहते थे, ठीक है। ये तो बात हो गई कि रसिया की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी। अब अगर बात करें कि रसिया की सोशल कंडीशन या फिर रसिया की सोसाइटी की बात करें तो वो कैसी थी, तो यहाँ पर देखिए वर्कर्स फ्रॉम द विलेज टू सिटीज माइग्रेटेड, मतलब कि जो वर्कर्स थे वो गांव छोड़कर शहर में आ रहे थे कि हमें कुछ काम मिल जाए और हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, माइग्रेट हो रहे थे। जो वर्कर्स थे वो भी डिवाइडेड थे, मतलब कि पीजेंट्स तो डिवाइड थे ही, वर्कर्स भी डिवाइड थे। आगे हम पढ़ेंगे कि पीजेंट्स कैसे डिवाइड थे। तो यहाँ पर वर्कर्स डिवाइड थे, वो कैसे डिवाइड थे, जो मेटल वर्कर्स थे, मेटल वर्कर्स मतलब कि जो लोहे के काम उम करते थे, उन वर्कर्स को एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता था। उन्हें एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता था क्योंकि वो ट्रेंड थे और स्किल्ड थे, और उन्हें ऊपर का दर्जा दिया जाता है, और जो मतलब कि और अदर वर्कर्स थे उन्हें मतलब कि थोड़ा नीचा दिखाया जाता था, ठीक है। और वहाँ की रसिया की वुमेंस की बात करें तो लगभग उस समय वर्कर्स में भी जो वुमेंस थी, उनके रसिया की टोटल वुमेंस की बात करें तो उसमें से 31% जो वुमेंस थी वो काम करती थी, ठीक है, वर्कर्स थी, और उन्हें मेन के मुकाबले कम वेजेस दिया जाता, भले ही वो उनसे ज़्यादा मेहनत क्यों ना करें, ठीक है। दे पेड लो टैक्सेस, ठीक है, लो टैक्सेस नहीं, लो वेजेस देन द मैन, ठीक है। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी रसिया के वर्कर्स में या रसिया के पीजेंट्स में, एक चीज़ अच्छी थी, पीजेंट्स के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पीजेंट्स आने वाले हैं। तो देखिए रसिया के वर्कर्स में एक चीज़ अच्छी थी कि उनमें एकता थी, मतलब कि एकता थी, लोग एक साथ मिलकर स्ट्राइक करते थे, एक साथ मिलकर हड़ताल करते थे। जब उन्हें लगता मतलब कि जब वो थोड़े ऊब जाते थे तो लोग एक साथ स्ट्राइक बोल देते थे, ठीक है। और अगर बात करें कंट्री साइड की, मतलब कि ये तो था हमारा कि शहर में लोग, सिटीज़ में कैसे मतलब कि कैसी सोसाइटी थी, कैसी रसिया की सोसाइटी थी। अगर हम बात करें रसिया के ग्रामीण इलाकों की, तो पीजेंट्स जो थे वो ज़्यादातर लैंड को कल्टिवेट कर रहे थे। मतलब कि मान लीजिए ये इतना ग्रामीण इलाका है और इसमें से कुछ ही पार्ट जो है वो रहने के लिए यूज़ करते थे, नहीं तो जितना भी एरिया था वो पूरा कल्टिवेट करते थे, ठीक है। मतलब कि उस पर अनाज वगैरह उगाते थे, ठीक है, खेती करते थे।
देखिए मोस्ट ऑफ द लैंड आउन बाय द नोबेलिटी, और यहाँ पर भी एक चीज़ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी कि ज़्यादातर जो लैंड्स थे वो नोबल लोगों के ही अंडर में थी। ठीक है, ज़्यादातर जो लैंड्स के मतलब कि लगभग ज़्यादातर लैंड जो थे वो नोबेलिटी ही कंट्रोल करती थी, जिसकी वजह से पीजेंट्स भी थे वो दो भागों में बटे थे। वर्कर्स भगे तो वर्कर्स भी डिवाइडेड थे, मतलब कि कुछ लोगों को जो मतलब वेटल्स वर्कर को उन्हें ज़्यादा मतलब कि ऊंचे दर्जे दिया जाता था और अदर जो थे उनको नीचा दर्जा दिया जाता था। उसी तरह यहाँ पर पीजेंट्स भी मतलब कि डिवाइडेड थे, लेकिन इनमें क्या मतलब कि किस तरह डिवाइडेड थे, कुछ जो थे उनके पास बिल्कुल लैंड नहीं था और कुछ जो था उनके पास कुछ लैंड थे। तो देखिए जो पीजेंट्स थे फार्मिंग इन आउन लैंड, पहले तो जो थे वो अपने खुद के खेत में खेती करते थे जिनके पास लैंड लाता था, और कुछ लोग ऐसे थे फार्मिंग इन द लैंड ऑफ नोबिलिटी, मतलब कि कुछ लोग ऐसे थे जिसके पास लैंड नहीं था, जिसकी वजह से ज़मीन नहीं थी, ज़मीन न होने के कारण वह नोबल लोगों के खेत में जाकर काम करते थे। ठीक है, रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन कंट्रीज। रशियन पीजेंट्स दे वर्क बाय पुलिंग देयर लैंड टुगेदर। देखिए अब यहाँ पर रशिया के मतलब कि पीजेंट्स में भी एक बहुत ही अच्छी खासियत थी कि जिस तरह रशिया के वर्कर्स में एक अच्छी खासियत थी कि वो एक साथ यूनिट होकर एक साथ मिलकर स्ट्राइक बोलते थे, उसी तरह मतलब कि रशिया के पीजेंट्स में भी किसानों में भी एक खासियत थी कि वो लोग जो थे जब देखिए पहले तो खेती करते थे, उसके बाद जो क्या करते थे खेती मतलब जितने भी खेत थे उसे फिर से बांटते थे। मान लीजिए एक बार खेत को बांट दिया कि इतना खेत कोई और इस कितने खेत पे कोई और मतलब कि खेती करेगा, इतने पे कोई और करेगा और इतने पे कोई और करेगा। फिर जब जैसे ही फसल कट जाती थी वो क्या करते थे, फिर से इसे हटाकर फिर से लैंड को बांटते थे और फिर से नीड देखते थे कि मतलब किसका परिवार कितना ज़्यादा कितना ज़्यादा है कितना कम है, उसके हिसाब से उसे उतना ही उसे उतना ही पीस ऑफ लैंड दिया जाता था और इसी पे वो खेती करता था। ठीक है, तो ये उनमें एक खासियत थी। ठीक है, एंड देन डिवाइडिंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, वही मैंने बताया कि उसके बाद मतलब जिसके पास जितनी आवश्यकता, जिसकी जितने फैमिली थी, जितनी बड़ी फैमिली थी उसके हिसाब से उसे बांट दिया जाता था। ठीक है, अब बात करें कि रशिया में सोशलिज्म कैसे है, तो यहाँ पर देखिए रशिया के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। रशिया का एम्पायर कैसा था, रशिया का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, और ये कब कैसा मतलब कि हम पढ़ रहे हैं जब रेवोल्यूशन हुआ था, जब रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था तो उस समय की ये सब हम हालत पढ़ रहे हैं। रशिया का सोशल कंडीशन क्या था इस पर क्वेश्चन मतलब बेस्ड है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर हर टॉपिक को अच्छी तरह से मतलब कि हर पॉइंट को अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, अब बात करें कि रशिया में सोशलिज्म कैसे आया, तो देखिए 1914 के पहले तक रशिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्हें इलीगल ठहराया जाता था, मतलब कि उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज बनने का आदेश नहीं था। ठीक है, ठीक है, तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी जो कि एक पार्टी बनाई गई थी जब मतलब कि सोशलिज्म पूरे यूरोप में सोशलिस्ट अपने मतलब कि आइडिया को फैला रहे थे, तो इसकी वजह से रशिया में भी एक पार्टी बनी थी जो कि 1898 में बनी थी। 1898 में कौन सी पार्टी बनी थी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी बनी थी, और इसे सीक्रेट रखा गया था। और ये जो पार्टी थी ये मतलब कि हर काम को सीक्रेटली कर रही थी, मतलब कि क्यों सीक्रेटली कर रही थी, क्योंकि मैंने अब ये आपको बताया कि 1940 तक सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज थे वो इलीगल थे और कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनाया जा सकता है, और जानकारी होने पर राजा उन्हें मतलब कि उसे उनके लीडर्स को अरेस्ट भी कर लेता था, जिसकी वजह से इसे सीक्रेट रखा गया था कि किसी को पता ना चले, और धीरे धीरे मतलब कि लोगों को इसके बारे में बताया जा रहा था। ठीक है, तो इसके बारे में दो बात याद रखनी है कि 1898 में रशिया में पार्टी बनती है, कौन सी थी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, जो कि सीक्रेट पार्टी थी और उसे हर काम सीक्रेटली कर रही थी। ठीक है, आइडिया ऑफ द रशियन सोशलिस्ट पीजेंट्स नेचुरल सोशलिस्ट। अब देखिए ये तो बनी थी जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी बनी थी, ये तो वर्कर्स ने बनाई थी जो कि सिटीज में रह रहे थे। अब कंट्री साइड में भी तो सोशलिस्ट अपने आइडियाज मतलब कि दिए थे, तो कंट्री साइड में भी पॉलिटिकल पार्टीज बनने स्टार्ट हो गए थे। देखिए बिकॉज देयर कस्टम ऑफ द डिवाइडिंग लैंड पेरियोडिकली पॉलिटिकल पार्टीज बाय द पीजेंट सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी जो कि 1900 में बनती है। तो देखिए जो पीजेंट्स थे वो भी अपने पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं, और उसमें से जो सबसे सक्सेस था वो था सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी जो कि 1900 में बनता है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है कि 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी बनती है जो कि वर्कर्स बनाते हैं जो सिटीज़ में रहते हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, और ग्रामीण इलाकों के जो किसान थे वो भी अपना पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं जो कि थी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी जो कि 1900 में बनाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी एडल्ट अबाउट पीजेंट्स। तो कि जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो लोग मतलब कि जो पीजेंट्स थे उनसे मतलब कि खुश नहीं थे, क्योंकि पीजेंट्स में एक चीज़ क्या थी कि पीजेंट्स जो ना मतलब कि
पीजेंट्स एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे रहते थे। पीजेंट्स में क्या एकता नहीं थी, एक तरह से ये समझ लीजिए। वर्कर्स में क्या थी कि कुछ तो एकता थी कि वो एक साथ मिलकर स्ट्राइक कर देते थे, लेकिन पीजेंट्स में एकता नहीं थी। वो क्या करते थे, सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी पीजेंट्स में, कि जो पीजेंट्स थी उसमें से कुछ तो पीजेंट्स अमीर थे और कुछ जो थे बहुत ही गरीब थे, जिसकी वजह से कुछ के पास ज़मीन थी, कुछ के पास ज़मीन नहीं थी। जिसके पास जो अमीर वाले लोग थे वो हमेशा इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तो यही कारण था कि वो एक नहीं थे, जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल पार्टीज बना तो ले रहे थे लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप ड्यू टू द फाइनेंशियल डिफरेंसेस। वही मैंने बताया कि कुछ के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, जिसकी वजह से इन फाइनेंशियल डिफरेंसेस की वजह से मतलब कि उनमें एकता नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लेनिन कौन है, और मैंने बोल भी दिया, आपको बताया नहीं। तो लेनिन कौन थे अभी आपको पता चल जाएगा, केवल 1 मिनट रुकिए, बस थोड़ा सा यहाँ पर पहुँचे। ड्यू टू द डिफरेंसेस दे कुड नॉट बी पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट, जिसकी वजह से ये सोशलिस्ट मूवमेंट के पार्ट नहीं हो सकते थे। ये कौन सोच रहा था, लेनिन सोच रहे थे। अब बात आती है लेनिन कौन थे। तो देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, ठीक है, 1898 में बनी थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। वो 1903 में 2 भागों में स्प्लिट हो जाती है, 2 भागों में बांट दी जाती है। ठीक है, और ये क्यों बढ़ती है, लेनिन की वजह से। अब ये लेनिन कौन थे, तो देखिए, बोल्शेविक पार्टी और मेन सिविक पार्टी। अब ये बोल्शेविक पार्टी को मेन सिविक पार्टी क्या है, तो जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी है, इतना याद रखिएगा कि बोल्शेविक और मेन सिविक बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है कि आखिर क्या है। तो बोल्शेविक, तो देखिए, जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी है वही जो है वो बोल्शेविक और मेन सिविक में 2 भागों में बढ़ जाती है 1903 में। एक पार्टी बनती है बोल्शेविक और एक पार्टी बनती है मेन सिविक, और ये किसके कारण होता है, लेनिन की वजह से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बोल्शेविक और मेन सिविक कौन है। तो देखिए, जो बोल्शेविक था उसके ज़्यादातर मतलब कि जो डिसीजंस लिए जाते थे उसको लीड करते थे व्लादिमीर लेनिन। अब यही लेनिन है जो मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बताया था, लेनिन को लगने रहा था। तो यहाँ पर लेनिन यही है, और ये इन्हीं की वजह से, मतलब कि ये, क्योंकि ये क्या चाहते थे कि एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जिसमें कि ऐसे लोग हो, ऐसे मेंबर्स हो जो एजुकेटेड हो, टैलेंट हो, और एक मतलब कि क्वालिटी मेंबर्स चाहते थे। ठीक है, एक क्वालिटी मेंबर्स चाहते थे, जिसकी वजह से रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी में जो क्वालिटी मेंबर्स थे उन्हें अलग ग्रुप में कर दिया और उसे बना दिया एक अलग पार्टी, बोल्शेविक। और जो दूसरी पार्टी बनी मेन सिविक, मेन सिविक में कौन थे, मेन सिविक में सभी लोग के लिए ओपन था, मतलब कि गरीब से लेकर जो भी थे वो सभी लोग इसमें आ सकते थे, और ये पार्टी सबके लिए खुला था। अब यहाँ पर पता चल गया कि व्लादिमीर लेनिन कौन थे। तो व्लादिमीर लेनिन जो थे वो बोल्शेविक के लीडर थे, कह सकते हैं, और ज़्यादातर जो फंक्शन से वही हेड करते थे। मतलब केवल यही एक लीडर नहीं थे, लेकिन मेन लीडर कह सकते हैं कि यही थे, व्लादिमीर लेनिन ही थे। और ये क्या चाहते थे कि एक ऐसी पार्टी चाहते थे जिसमें क्वालिटी मेंबर हो। तो यही था इन दोनों में डिफरेंस, जो कि कुछ इसमें खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन लोगों को यही लगता है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे 1905 का रेवोल्यूशन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए, धन्यवाद।